आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय जैविकी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। जब हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण करना चाहते हैं तो हम प्राणीशास्त्र की एक विशेष शाखा टेक्सोनोमी से संबद्ध होते हैं। यानी टेक्सोनोमी के अंदर हम जीवों के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का डिस्कशन करते हैं। जब हम किसी जंतु के शरीर के विभिन्न अंगों या तंत्रों के कार्य निष्पादन का अध्ययन करते हैं तो यह अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जो साइंस की ब्रांच है फिजियोलॉजी, उसमें हम हमारी बॉडी के विभिन्न अंग और जो ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क करते हैं उनका अध्ययन करते हैं। कुछ प्राकृतिक वैज्ञानिकों, नेचुरलिस्टिक और जूलॉजिस्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि कोई भी जंतु स्वयं सभी कार्यों हेतु पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं होता, वरन उसके कार्यकलापों का कुशल संपादन उसके बाहर उपस्थित विभिन्न कारकों या घटकों से प्रभावित होता है। देखिए, ये बताना चाहा है कि अगर हम इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल हम कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हमें दूसरों पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। जैसे मेंढक का प्रजनन सिर्फ उसकी शरीर की बनावट और एज से ही नियंत्रित नहीं होगा, वरन उसके आवास का प्रकार, तापमान, वर्षा की मात्रा भी प्रभावित करती है। एक पौधा कितना बड़ा, किस आकृति का बन सकता है, यह उसके जीनों से भले ही नियंत्रित होता हो, पर वह बचेगा या नहीं, उसकी कितनी वृद्धि होगी, यह मृदा में पोषक पदार्थ, हवा की गति, सूर्य का प्रकाश, प्राकृतिक आपदाओं आदि अनेक कारकों पर निर्भर करता है। एक तालाब की मछलियों के जीवन पर वहाँ मिलने वाले शिकारी, पानी की ऑक्सीजन, अन्य मछलियों की संख्या, पानी के विषैले रसायनों की उपस्थिति, उपलब्ध भोजन आदि का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, आप ये बात समझ गए होंगे कि इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो वो कम्प्लीटली उसके सर्वाइवल, उसकी सेल्फ डिपेंडेंसी पर ही डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि अदर फैक्टर भी होते हैं जो उसके सर्वाइवल, सिर्फ जीवित रहने, बने रहने, सफल जीवन संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जीवों व उनके चारों ओर मिलने वाले पर्यावरण के संबंध का अध्ययन आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है तथा इनके अध्ययनों को जीव विज्ञान की प्रथम शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। यह शाखा अत्यंत प्रचलित व लोक रुचि की शाखा है, इसे इकोलॉजी कहते हैं। अब हम इकोलॉजी के हिस्ट्री की बात करते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इकोलॉजी के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। उपरोक्त इंट्रोडक्शन विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं होगा कि जिज्ञासु मानव ने बहुत पहले ही जीवों के वातावरण के संबंधों को पहचान लिया होगा, परंतु इस तरह का अध्ययन एक पृथक विधा के रूप में किए जाने का समय बहुत पुराना नहीं है। इस प्रकार जंतुओं में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक घटकों से संबंधों का अध्ययन का विधिवत परिभाषा करने का श्रेय जर्मनी के जीव विज्ञानी अर्नस्ट हैकल को दिया जाता है। इन्हें इकोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जिसमें ओइकस का मतलब हाउस या सराउंडिंग्स यानी हमारे चारों ओर होता है, और लोगस का मतलब स्टडी होता है। शब्द को 1866 में ठीक से परिभाषित किया और यहीं से पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की शुरुआत मानी गई है। देखिए मित्रों, परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोलॉजी की परिभाषा सबसे पहले किसने दी, तो आंसर होता है अर्नेस्ट हैकल ने। कब दी? 1866 में। पूछा जाता है इकोलॉजी से क्या अभिप्राय है, तो आपको बताना है ओइकस और लोगस दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ ये होता है, जिसमें ओइकस का मतलब सराउंडिंग, लोगस का मतलब स्टडी करना, यानी हमारे सराउंडिंग्स की स्टडी करना ही इकोलॉजी है। हालांकि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैंस रिटर द्वारा किया गया, तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि इकोलॉजी वर्ड जो है उसका सबसे पहले यूज़ किसने किया? रिटर ने किया, याद रखना है आपको। इससे पहले भी फ्रांस के सेंट हिलेरो ने 1859 में इथोलॉजी शब्द के अंतर्गत जीवों और समाज, समूह या
समुदाय के अंतर संबंधों को रखने का प्रस्ताव किया है। देखिए, इथोलॉजी एक अलग ब्रांच है जिसके विस्तृत विवरण हम पहले के क्लासेस में कर चुके हैं, उसका अलग से वीडियो है। लगभग इसी काल के अंग्रेज सेंट मीवार्ट ने हेक्सिकोलॉजी शब्द दिया। मीवार्ट के अनुसार यह एक ऐसी शाखा थी जो जीवों व उनके पर्यावरण के संबंध, जैसे जिस संबंध पर वे मिलते हैं, जिस स्थान पर वे मिलते हैं, जिन उनके प्रकार, तापमान, प्रकाश की मात्रा, उनके अन्य जीवों जैसे शत्रु, प्रतिस्पर्धी, हितैषी से संबंध को समर्पित है। हैकल के जीव विज्ञान के क्षेत्र में वर्चस्व के कारण मीवार्ट व हिलेरी दिए गए नाम इस शाखा या विज्ञान के लिए प्रचलित न हो सके, इकोलॉजी शब्द ही प्रचलित हुआ। तो आपको याद रखना है, इकोलॉजी शब्द हैकल ने दिया और सबसे पहले जो यूज़ किया वो रेटर ने किया। और इस शब्द का क्या मतलब है? प्रारंभिक की काल के कुछ लेखकों ने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग भी इसी शास्त्र के अध्ययन के लिए किया। अंत में 20वीं सेंचुरी के प्रारंभ में इकोलॉजी शब्द आधुनिक अर्थों में प्रसिद्ध हुआ। किन्हीं अर्थों में माल्थस, चार्ल्स डार्विन व अल्फ्रेड रसेल वॉलेस के कार्यों को भी इस क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह जंतुओं व उनके वातावरण के संबंधों पर बल देता है तथा परिणाम स्वरूप उनमें होने वाले परिवर्तनों को बताता है। लेमार्क व क्यूवियर भी इन्हीं की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, परंतु उनके कार्यों को मूलतः इवोल्यूशन के दृष्टिकोण से देखा जाता है। देखिए, आप लोग इवोल्यूशन पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में, वहाँ आप लेमार्क के कार्य, डार्विन के कार्यों में माल्थस, वॉलेस के योगदान के बारे में पहले जान चुके हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक लेखक, शोधकर्ता, विद्वान पारिस्थितिकी के क्षेत्र में प्रचारित और प्रसारित करने, नवीन खोज करने आदि का कार्य किया। जर्मनी के जस्टन वॉन लिबिंग व पादपों की वृद्धि के संबंध में 1840 में न्यूनता का सिद्धांत, लिबिंग लॉ ऑफ मिनिमम प्रतिपादित किया। आगे की क्लासेस में आप इसका विस्तृत विवरण पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम। तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आपको ये याद रखना है, 1 लाइन क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि लॉ ऑफ मिनिमम किसने प्रतिपादित किया? लिबिंग ने। इसके अनुसार वृद्धि उस कारक द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है जो कि आवश्यकता से न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध हो। यानी अगर एक प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसकी ग्रोथ अगर रुक गई है तो उसके पीछे जो मुख्य कारण होगा वो उस न्यूनतम तत्व का होगा जो उस प्लांट को सबसे कम मात्रा में चाहिए। आगे आप जानेंगे इसके बारे में। वर्ष 1905 में ब्रिटेन के ब्लैकमैन ने पारिस्थितिकी के क्षेत्र में इस नियम को न्यूनकारी कारकों का नियम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के रूप में प्रस्तुत किया। तो ब्लैकमैन ने इसी नियम को लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहा। इस क्रम में 1919 में सेल्फोर्ड ने पोस्को के प्रति सहजता का क्षमता, लिमिट ऑफ टॉलरेंस पर प्रकाश डाला तथा परिणाम स्वरूप सीमाकारी कारकों का संयुक्त नाम, कॉम्बाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर उत्पन्न हुआ। पारिस्थितिकी में इकोसिस्टम या परितंत्र की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे प्रतिपादित करने का श्रेय एजी टेंसले को जाता है। तो ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इकोसिस्टम संकल्पना किसने दी, तो आपको याद रखना है टेंसले ने, एजी टेंसले 1935 में। आगे की क्लासेस में आप ये जानेंगे कि इकोसिस्टम का मतलब होता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, यानी जैविक अजैविक घटक, और इकोलॉजी जैविक और अजैविक घटकों के इंटरेक्शन का अध्ययन है। तो इनमें डिफरेंस है। तो इकोसिस्टम टेंसले ने दिया और इकोलॉजी आप पढ़ ही चुके हैं। चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड संकल्पना को जन्म दिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड कंसेप्ट किसने दिया? एल्टन ने। रूस के गॉस ने निक में होने वाली प्रतिस्पर्धा पर प्रकाश डाला। अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी को प्रकृति की मितव्यता के अध्ययन से संबंधित शास्त्र बताते हुए जंतुओं के जैविक और अजैविक पर्यावरण से सभी संबंधों की खोज बताया।
आप जानते हैं जैविक वो होते हैं जो जीवित होते हैं, अजैविक निर्जीव जैसे सूर्य, जैसे टेम्परेचर, जैसे वाटर, आर्द्रता, हवा, ये सब फैक्टर आगे आप जानेंगे अजैविक फैक्टर्स में आते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी जीवों के आपसी व इनके भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया का अध्ययन है। मित्रों, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, परीक्षा में ये डेफिनेशन पूछी जाती है। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड विद ईच अदर। इस प्रकार पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जीवों के पर्यावरण, उनकी जाति के ही नहीं वरन उनके अन्य जातियों के सदस्यों तथा अन्य घटकों जैसे तापमान, गैस, प्रदूषक, पोषक, मृदा कारक आदि के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। इस शास्त्र को कुछ अन्य पारिस्थितिकी विज्ञों इकोलॉजिस्ट ने अन्य प्रकार से भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के चार्ल्स एल्टन के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति अध्ययनों का वैज्ञानिक स्वरूप है जो जंतुओं के समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि एल्टन मानव से जंतुओं की तुलना कर समानांतर शब्दों में इस शास्त्र को परिभाषित करते हैं। यहाँ समाजशास्त्र से उनका आशय जीव का अन्य जीवों के साथ संबंधों से है तथा अर्थशास्त्र से आशय जीव द्वारा संसाधनों की उपयुक्त उपयोग यानी अजैविक वातावरण से अंतर संबंधों से है। अमेरिकी पारिस्थितिकी वैज्ञानिक फ्रेडरिक क्लीमेंट पारिस्थितिकी को समुदायों का विज्ञान, साइंस ऑफ कम्युनिटी कहते हैं। जर्मनी के कॉल फ्रेडरिक्स इसे पर्यावरण का विज्ञान, साइंस ऑफ द अनवेल्थियर पर्यावरण के तुल्य जर्मन भाषा का शब्द है कहते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी पारिस्थितिकी विज्ञ एवं लेखक यूजिन ओडम पारिस्थितिकी को प्रकृति की संरचना एवं कार्य का अध्ययन मानते हैं। तो देखिए, ओडम साहब की जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। ये अमेरिकी इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पारिस्थितिकी इकोलॉजी को प्रकृति की संरचना और कार्यों का अध्ययन माना है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। वहीं सीपी जॉर्डन 1975 के अनुसार जीवों के आपसी व पर्यावरण से अंतर संबंध का अध्ययन, तो दूसरे शब्दों में जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, चिकित्सा ही है। अतः वे पारिस्थितिकी को स्टडी ऑफ इकोसिस्टम और इकोस्फीयर कहना अधिक उचित मानते हैं। इकोस्फीयर क्या होता है ये आगे की क्लासेस में आप जानेंगे। देखिए, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की अब हम आगे बात करते हैं। इस शताब्दी के उत्तरार्ध में पारिस्थितिकी सिर्फ विज्ञान के विद्यार्थियों के गहन शोध का रुचि का विषय ही नहीं है। मानव के प्रकृति में बढ़ते हस्तक्षेप से प्रकृति के संतुलन में आए हानिकारक परिवर्तनों से अब किसी भी जागरूक व्यक्ति का अनभिज्ञ रहना संभव नहीं रह गया है। रसेल कर्सन ने 1962 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग में, देखिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, ये बहुत ही माइलस्टोन बुक मानी जाती है इकोलॉजी के सेक्टर में। आपको याद रखना है, द साइलेंट स्प्रिंग बुक इज रिटन बाय रसेल कार्सन इन 1962। इस विज्ञान के सामाजिक पहलू को प्रकाशित कर पारिस्थितिकी को पर्यावरण संरक्षण व अन्य जीव संरक्षण आंदोलन से संबद्ध किया। इस प्रकार पारिस्थितिकी के अध्ययन में रुझान का एक फर्क 60 के दशक में देखने को मिलता है। इससे पूर्व जहां वैज्ञानिकों के प्राकृतिक इतिहास व इनके प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन को पारिस्थितिकी माना जा रहा था, वहीं पारिस्थितिकी विज्ञों ने पर्यावरण के विभिन्न घटकों का मापन करना भी प्रारंभ कर दिया तथा इन्हें परिवर्तित कर पर्यावरण व जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों का प्रयोग प्रारंभ किए। इस प्रकार मानव की गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव, संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण प्रभाव का निष्पादन, उपचार, बेहतर प्रकार के आर्थिक विकास भी पारिस्थितिकी का सरोकार का विषय बना। उपरोक्त कारणों से पारिस्थितिकी का अध्ययन अब व्यापक दृष्टिकोण से किया जाता है तथा इनमें
जैविक व भौतिक प्रभावों का ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलू का भी ध्यान दिया जाता है। बैरेट 1978 के अनुसार इकोसिस्टम में जहां जैविक व भौतिक घटक ही रुचि का विषय है, वहीं न्यूसिस्टम यह वह इकाई है जो पूर्ण तंत्र के जैविक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभावों से संबद्ध है। यदि इकोसिस्टम का अध्ययन पारिस्थितिकी है तो नो सिस्टम का अध्ययन पर्यावरणीय विज्ञान, इन्वायरमेंटल साइंस है। इस प्रकार हम पारिस्थितिकी को अब सिर्फ जंतुओं का वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में न मानकर व्यापक पैमाने पर अध्ययन करते हैं, जिससे हम मानव के प्रभाव का अध्ययन पारितंत्रों, सामाजिक तंत्रों पर करना चाहते हैं तथा मानव के लाभ के लिए इन तंत्रों का प्रबंधन भी करना चाहते हैं। इस व्यापक अर्थों के विज्ञान को अनेक बार इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। पर्यावरण जैविकी, पारिस्थितिकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यायवाची शब्द माने जा सकते हैं तथा इस पुस्तक का इनका प्रयोग हम अधिक पर्याप्त रूप से हम आगे के चैप्टर्स में इसका यूज करेंगे।